विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजनलाल शर्मा जी का नाम सर्वसम्मति से आया और उसको पूरे सदन ने उसको पारित किया। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में श्री वासुदेव देवनानी जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दिया कुमारी जी, माननीय प्रेमचंद बेरवा जी, मैं पूरे प्रदेश इकाई की ओर से इनको बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर राजस्थान की उस खास खबर की ओर आपको ले जाना चाहेंगे जहां पूरे प्रदेश की निगाहें पिछले कई दिन से टिकी हुई थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री से पत्ते साफ हो चुके हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल को बना दिया गया है। जंटी ने सबसे पहले खुलासा किया कि मुख्यमंत्री कौन है। आप भाजपा प्रदेश कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। पूरी अगर तस्वीरों की बात करें तो राजभवन जाकर के अपना लेटर जो मुख्यमंत्री के लिए है, एक औपचारिकता होती है, वो दे दिए गए हैं। राजनाथ सिंह उनके साथ में थे, वसुंधरा राजे साथ में थी। और बड़ी बात, वसुंधरा राजे ने तमाम कयासों को खारिज कर दिया है कि जहां ये बताया जा रहा था कि वसुंधरा राजे को बगावत कर सकती है कि महारानी का क्या होगा, उन्होंने ही पार्टी आला कमान के कहने के बाद प्रस्ताव रखा। उसका सभी जो विधायक हैं उन्होंने उसका समर्थन किया। तो एक निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि किसी भी तरह की बीजेपी में कोई ओहापोह की स्थिति नहीं है। अर्जुन मेघवाल का नाम चला, कभी राजेंद्र राठौड़ का नाम चला, कभी कैलाश चौधरी के लिए कहा गया है कि उन्हें विशेष प्लेन से लाया जा रहा है, कभी कहा गया है कि सुनील बंसल। लेकिन ये जंटी भी लगातार कह रही थी कि विधायक जो होगा उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री होगा, और उसी बात पे ठप्पा लगा। बीजेपी कार्यालय के बाहर धूम धड़ाका है इस वक्त और काफी गहमा गहमी है। साथ ही अगर हम बात करें तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मिठाई बांटी जा रही है यहाँ पे। ये क्योंकि इस पूरे नजारे को जरूर कैद करना चाहिए और लोग देखना भी चाहते हैं कि क्या कुछ खास भाजपा प्रदेश कार्यालय में है। कुछ जर्नलिस्ट भी हमारे साथ में पैनल में जुड़ेंगे जो चर्चा करेंगे कि कौन उनका क्या मानना है। अभी लगातार लोग इन तस्वीरों की ओर भी बने हुए थे और देख भी रहे थे कि क्या कुछ बीजेपी कार्यालय में रहने वाला है। और यहाँ पे काफी इस समय रोशनी बीजेपी ऑफिस में, मैं पटाखों की ओर जरूर लेकर के जाना चाहूंगा जब तक हमारे पैनल में कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। बीजेपी कार्यालय के एकदम बाहर यहाँ एक कारपेट लगाया गया है। पहले यहाँ पे बड़े पटाखे फूटा करते थे, लेकिन आज यहाँ पे कार्यालय के बाहर ये नजारा आप देख पाएंगे। मैं पार्टी कार्यालय के बाहर, क्योंकि यहाँ पे मिठाइयां भी बांटी गई और एक बार कार्यालय को खाली कराया जा रहा है। लगता है कि भजनलाल यहाँ पे आएंगे, इसी वजह से कार्यालय को एक बार खाली कराया जा रहा है। तो देखिए भजनलाल अभी कुछ देर के अंदर यहाँ पे पहुंचेंगे और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें यहाँ पे रिसीव करने के लिए, और या इधर से ही अभी जिस तरह से अभी कार्यालय को खाली कराया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को बाहर भेजा जा रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे गहमेगामी एक बार और होगी। भजनलाल यहाँ पे आएंगे। देखें आप पार्टी के ऑफिस के बाहर का नजारा भी एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। बड़ी बेसब्री से इंतजार है क्योंकि भजनलाल शर्मा कुछ देर, जी चलिए हमारे साथ पैनल में श्याम सुंदर शर्मा साहब लगातार इस पूरी बाजी के अंदर हमारे साथ में रहे। उन्होंने यह बात कही भी थी कि चौंकाने वाला नाम आ सकता है, पहली बार का भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। लगता है उस पर एक ठप्पा लग गया। कल उन्होंने दो नाम
दिए थे। देखिए पटाखे फूट रहे हैं, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। और इधर श्याम सुंदर शर्मा जी से मेरा सवाल होगा। श्याम जी, बड़ी चौंकाने वाली बात, आपने कल 2 नाम बताए थे, अनीता बघेल या भजन लाल में से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, तो क्या कुछ प्लेटफॉर्म था आपके पास में इसका? अमित शाह के करीबी व्यक्ति हैं और ये जेपी नड्डा से टिकट, अमित शाह और जेपी नड्डा के माध्यम से टिकट मिला था। इनका जयपुर से तो नाता नहीं था, लेकिन क्योंकि जनरल सेक्रेटरी लंबे समय तक 4 कार्यकाल रहा, वसुंधरा जी ने इनको युवा मोर्चा से ये और देखिए मूल रूप से नंदबई के पास में अटारी चोला गांव है, वहां के रहने वाले हैं और इनके पिता शिक्षक से रिटायर हुए हैं और सरपंच भी बने थे। और ये देखिए नंदबई से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 9,074 वोट मिले थे। उसके बाद इनको बीजेपी का युवा मोर्चा में लाया गया था कि नहीं नहीं, तुम नाराज मत हो, इधर आके तुम राजनीति करो। युवा मोर्चा के बाद जिलाध्यक्ष बने, फिर जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे वसुंधरा राजे ने, फिर अशोक परनामी की कैबिनेट में भी ये रहे। उसके बाद मदन लाल सैनी के उसमें भी रहे और देखिएगा अशोक लाहौटी, देखिए अशोक परनामी के उसमें भी रहे और मौजूदा में भी ये उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो देखिए संगठन के करीब चंद्रशेखर मिश्रा जी के करीब हैं और संगठन का इनके हर मीटिंगों में जब अमित शाह मीटिंग लेते थे इनको बिठा के रखते थे, इनको सूचना लेने देने का काम इन्हीं के माध्यम से किया जाता था। जब अशोक लाहौटी का टिकट काटा गया था तो यहाँ पे लाने की बात हो रही थी, मैं कई बार आपके चैनल भी कहता था कि भजनलाल हमारे यहाँ से विधायक बन सकते हैं। हाँ, मेरे पहले भी बात हुई थी और बाद में भी बात हुई थी। मैं उनको कहता था क्या काम कीजिएगा और आपको एक अच्छा मिलेगा। हेलो के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। और देखिएगा, मैं मान के चलता हूँ जिस प्रकार से राजस्थान का नया मुख्यमंत्री मिला है और ब्राह्मण मिला है, मैं पहले भी कह रहा था कि देखिएगा 2 जगह, एक जगह आपने आदिवासी बना दिया, दूसरी जगह यादव बना दिया, तो मैं मान के चल रहा था कि जो जिस प्रकार से झगड़ा चल रहा था तो मैंने कहा ब्राह्मण का लॉटरी खुल सकती है। और पहली बार बनने वाले भजनलाल का नाम हमने लिया था। अब क्योंकि अब ये तो पता नहीं था कि भजनलाल बन पाएंगे, लेकिन बने हैं। लेकिन इनको ये तो कहा जा सकता है कि एमएलए पहली बार बने, लेकिन संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी सीनियर हैं और बहुत सारे, अगर पद संगठन में रहने के बाद आरएसएस का व्यक्ति होता है तो वो दिशा निर्देश दिल्ली से चल पाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना, जिसकी मुख्यमंत्री की बार बार बात हो रही थी, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाना, और प्रेमचंद बेरवा को जो पहली बार दूदू से बन के आए, मुख्यमंत्री के सलाहकार को हरा के आए, तो उनका उप मुख्यमंत्री बनाया जाना एक चौंकाने वाला निर्णय है। निश्चित रूप से मान के चलिएगा, पढ़े लिखे लोगों का लाया जाना, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट है, इनका बेटा एमबीबीएस करके अभी इंटर्नशिप कर रहा है महात्मा गांधी उसमें। तो मैं कह सकता हूँ पढ़ा लिखा परिवार है और एक अच्छा परिवार है। आने वाले जमाने में निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति में जिस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से हम कमजोर हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे हमारे नया चीफ सेक्रेटरी हम हो सकता हो कि अब 3 है, सुधांशु पंत बने या रोहित कुमार सिंह बने, या फिर उसके बाद श्याम जी मैं आपको कंटिन्यू रखूंगा। श्याम जी मैं आपको कंटिन्यू रखूंगा। आदित्य कांत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, द स्टेट्समैन के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। आदित्य कांत जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं इस वक्त। आदित्य जी, दिल्ली से एक मैसेज, एक लाइन का कार्यकर्ताओं के नाम दिया गया और वो मैसेज ये था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो क्या लगता है आपको कि एक बार फिर मोदी ने चौंकाया है? जी आदित्य कांत जी। हाँ जी बिल्कुल, ये हम जैसे पहले भी हमने बात की है कि ये चौंकाने वाला डिसीजन हो सकता है, तो बिल्कुल वो फॉलो करते हुए सबके लिए ये एक चौंकाने वाला नाम था और जिसको लेके मुझे लगता है सभी लोग काफी हैरान थे। और थोड़ा सा पहले ये हल्की सी एक सुगबुगाहट सी हुई थी कि शायद इनका नाम कहीं थोड़ा सा चलना शुरू हो गया था, बट स्टिल आई थिंक ये सबके लिए बहुत ही सरप्राइज की बात थी। बट स्टिल ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि सबको लग ही रहा था कि एक ऐसा नाम होगा जिसके बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही होगी। जी योगेंद्र जी। जी आदित्य जी, ये माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी युवाओं को जो अवसर दे रहे हैं उसे कि लंबे अगले 10 साल की सोच के चल रहे हैं कि 10 साल के लिए फीडिंग की जाए, 10 साल के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए जो केवल 2024 नहीं 2029 की भी कवायद इसमें देखी जा सकती है, 2028 की कवायद भी देखी जा सकती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो। बिल्कुल योगेंद्र जी, इसमें हमें दिख रहा है कि उन्होंने आने वाली एक अलग जनरेशन की लीडरशिप को तैयारी करने का पूरा तैयारी अभी कर ली है। तो ये सिर्फ 2024 के लिए नहीं, 2024 का मोमेंटम तो उन्होंने अपने साथ लिया ही है,
बट ये आने वाले ऑलमोस्ट एक दशक की बात ऐसा लगता है कि हो रही है। और जिस तरह से इन्होंने जो डिप्टी सीएम्स को इलेक्ट करने के बाद में एक कास्ट बैलेंस और इक्वेशन बनाने की तैयारी जिस तरह से दिख रही है, उसमें बड़ा क्लियर लग रहा है कि जहां तक एक जो प्लान है वो सिर्फ राजस्थान के कास्ट और वोट्स को बैलेंस करने का ही नहीं, बल्कि सराउंडिंग जितनी हमारी स्टेट्स हैं, जैसे हमारे भजन लाल जी भी हैं, उनका भरतपुर से जैसे संबंध बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल यूपी के साथ में है, तो ऐसा लगता है कि वो आसपास के वोट्स भी साधने की एक कवायद ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और कहीं पे कांग्रेस का जो कास्ट सेंसस की बात थी उसको भी बैलेंस करने की सीधी स्ट्रेटजी इसमें दिखाई दे रही है। जी योगेंद्र जी, यही सवाल मेरा श्याम जी से भी होगा। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, क्या लगता है आपको कि एक लंबी जो अगले 10 साल की सोच करके चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, 2024 के नहीं, वो 28 और 29 के उसके आगे के भी सोच के चल रहे हैं? 2028 में नारी बंधन जो अधिनियम राजस्थान में लागू हो गया होगा, 66 महिलाएं जीत के आएंगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमने अब दिया कुमारी को बना करके संदेश देने का तो काम कर दिया है। भजनलाल 5 साल में अपना दिखाएंगे करामात, और फिर से 2028 में क्या भजनलाल बनेंगे या दिया कुमारी चीफ मिनिस्टर बनेगी। तो निश्चित रूप से एक अच्छा खूबसूरत है, 5 साल आपको मिलेगा मौका और आप काम करेंगे तो आने वाले समय में फिर हो सकता हो कि नारी बंधन तो करें लेकिन मुख्यमंत्री आपको बनाए रखें। तो एक चुनौतीपूर्ण राजस्थान का जो दायरा है, बड़ा दायरा है, बहुत सबसे बड़ा राज्य हमारा कहलाता है। मध्य प्रदेश तो हमसे छोटा है क्योंकि वो वहां से पार्ट बढ़ गया है। अब हमारे यहाँ भी 2 प्रदेश बनाने की बात हो रही थी, हमारे प्रदेश बनेंगे नहीं बनेंगे वो बात की बात है, लेकिन हाँ, ये पूरी राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री, उससे पहले मुख्यमंत्री नहीं बने वहां से। तो पहला देखिए नंदबई तहसील है और ये खुद अठारी चोला गांव है जहाँ पे सरपंच भी बने थे, इनके पिता भी सरपंच रहे और खुद पिता शिक्षक पिता रहे। तो ये साधारण परिवार से आकर के जयपुर में अपना स्थान बना करके संगठन की दृष्टि से मजबूत, और मैं पहले भी कह रहा था आपके सामने, मेरे तो क्योंकि विधायक मेरे क्षेत्र से विधायक हैं और मेरे तो चुनाव लड़ने से पहले भी मुझसे बात की थी और जीतने के बाद कहा, जीतने से पहले कहा कि मैं जीत गया क्या, मैंने कहा तुम निकल गए क्योंकि तुम्हारे वोटों का समीकरण अलग तरह का था। पुष्पेंद्र भारद्वाज निश्चित रूप से 5 बार का देखिए चुनाव लड़ रहा था, दोबारा लड़ा था, वो आरएसएस का गढ़ कहलाता है। घनश्याम तिवारी जो हमारे क्षेत्र से विधायक रहे थे, फिर बंसी बजाते हुए वो जमानत जब्त भी करा चुके इस विधानसभा क्षेत्र से। अशोक लाहौटी जो हैं विधायक थे, सीटिंग विधायक थे, उनको काट करके यदि भजनलाल को टिकट दिया गया था तो निश्चित रूप से टिकट उनको संगठन की दृष्टि से सीधे तौर पर मिला था। हमको सब कह रहे थे कैसे टिकट मिला, भाई जेपी नड्डा और अमित शाह की जो करीब व्यक्ति रहे तो वो उनके माध्यम से अगर टिकट मिला है तो फिर आप मान के चलिएगा कि आने वाला समय भी राजस्थान के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि हमारी चुनौती है, हम पहला डिसीजन करने जाएंगे कि 13 रुपए या 12 रुपए पेट्रोल डीजल का कम करेंगे तो हमको पैसा कहां से मिलेगा। तो निश्चित रूप से जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमारे साथ है तो हमको पैसा मिलने में दिक्कत। और ईआरसीपी का मुद्दा जिसने झोली भर के दिया है भाजपा को, तो झोली भर के दिया है तो आप अब ईआरसीपी को नहीं रोकोगे और बना करके दिखाओगे। और निश्चित रूप से नंदभाई भरतपुर में आता और ये सांगानेर भी बहुत सारी चीजों से जूझ रहा था, और हमारे रोड्स का और सीवरेज का और बहुत सारे काम अधूरे हैं। तो एक अच्छा विधानसभा क्षेत्र, आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में मैं श्याम जी एक बार मैं आदित्य कांत जी के पास में जाना चाहूंगा। आदित्य कांत जी के पास में जी, आदित्य जी देखिए, एक बात ये कही जा रही थी कि बीजेपी में इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, कोई बगावत हो सकती है, लेकिन वसुंधरा राजे ने खुद ने प्रस्ताव रखा, पार्टी आला कमान के जो भी निर्देश थे उसे माना। तो यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि पार्टी में किसी तरह का कोई गतिरोध या बिखराव नहीं है, पार्टी आला कमान सर्वे सर्वा है और उसके निर्देश सभी को मानने होते हैं और सब मानते भी हैं। योगेंद्र जी, अभी अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम अगर हम देखें तो हमें ये समझ आ जाएगा कि ये जो सारी कवायद वसुंधरा जी को कॉन्फिडेंस में लेने की चल रही थी, क्योंकि ऐसी इंडिकेशन क्लियर लग रही हैं कि ऑलरेडी इनका नाम कहीं पे आलाकमान ने डिसाइड कर ही लिया होगा। और जो थोड़ी इंडिकेशंस आ रही थी वसुंधरा राजे की तरफ से, और जो जिसको एक पावर ऑफ मसल्स
पावर की तरह देखा जा रहा था कि शो ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है। आई थिंक जो पिछली मीटिंग्स दिल्ली में भी हुई है जिसमें वसुंधरा राजे जी मिली हैं जेपी नड्डा जी को, और उनके साथ भी एक दो और मीटिंग्स भी हुई हैं, और जिसके बाद राजनाथ जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो इसमें बड़ा क्लियर है कि जो थोड़ी बहुत ही पॉसिबिलिटी इमर्ज होने की उम्मीद लग रही थी, जो चांसेस लग रहे थे, तो ऐसा लगता है कि जो टाइम लिया गया है वो टाइम इसीलिए लिया गया है सबसे ज्यादा राजस्थान को लेके कि ये सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म करने के बाद, इसीलिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए कि अब आगे कोई किसी भी तरह का इसमें किसी भी तरह का अपोजिशन इनके लिए उसका स्कोप नहीं है। और मुझे लगता है इसी को देखते हुए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है जिस तरह से वसुंधरा राजे जी ने उनका नाम प्रपोज किया है। तो ऊपरी तौर पे और ऑन द फेस ऑफ इट तो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है कि किसी तरह का अपोजिशन होगा। डिसग्रंटल्ड तो थोड़ा बहुत तो जो सपोर्टर्स हैं ऑब्वियसली उनके मन में होगा, बट जितना हम बीजेपी की लीडरशिप के बारे में सबको पता है कि वहां डाइसेंट को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिलती है। और अब मोर और लेस जिस तरह का हम देख रहे हैं इसके अनाउंसमेंट के बाद भी ऐसा लगता है कि सारे के सारे जितने एस्पिरेंट्स थे और जो उनके सपोर्टर्स भी थे वो इस चीज के स्वीकार भी कर रहे हैं और आगे बढ़ के वो देखना चाह रहे हैं कि अब ये देखने वाली बात होगी कि उनके सपोर्टर्स और वसुंधरा राजे जी का आगे अभी क्या रोल रहेगा और उनको किस तरह की जिम्मेवारियां दी जाएंगी। तो अभी तो ऐसा कहीं भी ऑन द फेस ऑफ इट तो अभी कहीं दिख नहीं रहा है कि किसी भी तरह का अभी इसको लेके किसी भी तरह का अपोजिशन या किसी तरह का डाइसेंट है। जी योगेंद्र जी। जी एक सवाल और होगा सर मेरा। देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र का डिसीजन हो कि सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, रूपाणी का टिकट गुजरात में काट दिया गया है, तो तमाम ऐसे डिसीजन हैं कि मोदी वो फैसले लेते हैं कि जो वाकई पर्टिकुलर किसी नेता को पसंद आए नहीं आए, लेकिन आम कार्यकर्ता को पसंद आए, और वो यही चाहते हैं कि कार्यकर्ता को जमना चाहिए, किसी नेता के जमे ना जमे। जी योगेंद्र जी बिल्कुल। और आई थिंक इसमें जो बड़ा क्लियर मैसेज और जो बहुत ही अच्छा ये आई थिंक कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज और उसके अलावा एक इंस्पिरेशन बनेगा, वो ये है कि हर कोई अब उम्मीद कर सकता है कि वो भी कल को एक ऊंचे पद में बल्कि सीएम पद तक पहुंच सकते हैं अगर वो मेहनत करते रहेंगे। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है और आई थिंक ये बार बार ये इलेक्शंस में भी और आने वाले कैंपेन में भी ये मुद्दा बार बार उठता रहेगा। और आई थिंक ये बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग वो एक मेन मुद्दा इमर्ज करके आएगा जब भी वो कांग्रेस को काउंटर करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस को वो हमेशा क्योंकि एक वो आदित्य जी मैं लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ में उमेंद्र दादीच भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। उमेंद्र जी ऐतिहासिक दिन, चौंकाने वाला फैसला, क्या कहेंगे इस पे आप? बेशक ये महामंत्री के पद पर रहे हैं तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही बड़ा नाम होने की जरूरत है। जी उमेंद्र जी बड़ा चौंकाने वाला फैसला है, क्या कहेंगे आप? खुद पर्सनली भी आप भजन लाल जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। जी उमेंद्र जी। योगेंद्र जी सबसे पहले तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा। योगेंद्र जी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो भजन लाल जी को बधाई दूंगा। ये मैं कहना चाहूंगा कि वे बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए उमेंद्र जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यानी कार्यकर्ताओं की विजय मान सकता हूँ मैं, एक कार्यकर्ता का सम्मान कह सकता हूँ इस बात को, या साथ साथ ये कह सकते हैं कि उन्होंने जितना संगठन में काम किया है उसका उनको प्रतिफल मिला है। यानी जो तुलसीदास ने कहा क्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम ने कोपी जानामी, तो पुरुष के भाग्य का ये हो गया कि देखिए कि व्यक्ति संगठन में काम करे, संगठन में निष्ठा से जुड़े, संगठन की सेवा करे तो उसको निश्चित रूप से फल मिलता है। यहाँ सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये है योगेंद्र जी कि नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा वही काम किए हैं जो अचंभित करने वाले काम हो। आपके चैनल पे हम कुछ दिन पहले बैठे थे, बातचीत चल रही थी, तो मैंने उस समय भी कहा था कि ऐसा चेहरा होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती, ऐसा चेहरा होगा जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन लोग कहेंगे कि चेहरा वाकई में बहुत अच्छा है। वही काम मोदी जी ने आज किया है। यहाँ में जी और बताना चाहूंगा
जी कि उमेदवार जी भजन देखिए यहाँ लाल पे गहमा गबी जमीन अभी से हुई है। जुड़े हुए कार्य भजन लाल, एक बार सीधी तस्वीरें, भजन लाल मुख्यमंत्री बनने के बाद दिया कुमारी सबसे पहले आई है, दिया कुमारी आ गई है और ने के बाद में दिया कुमारी पहली बार, एक बार तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। दिया कुमारी भाजपा कार्यालय पहुंची है और अब ये देखिए आप, ये सीधी तस्वीरें, दिया कुमारी पार्टी कार्यालय में आई है। यहाँ पे डिप्टी सीएम का चयन होने के बाद में पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय से। काफी गहमागमी है, थोड़ा पीछे कहूंगा हमारे साथी जो है, क्योंकि काफी गहमागमी है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें, दिया कुमारी पहुंची है भाजपा कार्यालय में। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना एक बार लाजमी होगा कि बीजेपी ऑफिस में राजभवन से लौटने के बाद में किस तरह का नजारा है भाजपा प्रदेश कार्यालय में। देखिए दिया कुमारी उतर करके जा रही है, सीपी जोशी उनके साथ में थे। सीपी जोशी उनके साथ में, प्रेम बैरवा जो डिप्टी सीएम चयन है वो भी साथ में है। ये देख सकते हैं सामने ये तस्वीरें, बड़ी गहमागमी कार्यकर्ताओं की। अभी कुछ ही देर के अंदर भजन लाल भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो ये भाजपा कार्यालय की गहमागमी का नजारा आप देख सकते हैं। ये भजन लाल, अब भजन लाल पहुंच रहे हैं, भजन लाल पहुंच चुके हैं। भजन लाल अभी गाड़ी यहां से हटाई जा रही है। डिप्टी सीएम जो भजन लाल अभी देखे सामने, अभी इस वक्त अभी बड़ी गहमागमी के साथ कार्यकर्ताओं को इंतजार है भजन लाल का। भजन लाल अभी भाजपा कार्यकारिणी में राजभवन से अपना प्रस्ताव देने के बाद पहली बार बीजेपी कार्यालय लौट रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसी तरह का प्रोटोकॉल उनको मिल चुका है। अभी भजन लाल यहाँ पे पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप तो ये देखिए तस्वीरें भाजपा कार्यालय से है, जहां पे इस वक्त गहमागमी ही नहीं है, तमाम लोगों की टकटकी भी इसी पे टिकी हुई है कि भजन लाल पैदल आ रहे हैं, गाड़ी उन्होंने छोड़ दी है, क्योंकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे है। भजन लाल अभी पीछे वाली गाड़ी में, वही कल तक ये जो आप सुरक्षा दस्ता अशोक गहलोत के साथ देखते थे, आज वही सुरक्षा दस्ता भजन लाल के साथ में है। अभी भजन लाल अब यहाँ पे पहुंचे हैं और भजन लाल गाड़ी से उतर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। देख सकते हैं ये तस्वीरें, क्योंकि आज उनका दिन है, 15 तारीख को उनका जन्मदिन बताया जा रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से उनके लिए खुशी है, ये सप्ताह उनके लिए बड़ा ही, ये देख सकते हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय से, जहां पे इस वक्त खासी गहमागहमी है। अपने बीच से एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं लोग, तो इसी वजह से खुशी जो है वो सिर चढ़ करके बोल रही है। जंटरी पे सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है, यहाँ पे पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, सुरक्षा गार्डों को मशक्कत करनी पड़ रही है। हाँ, क्योंकि देखिए जो पोर्च बना हुआ है उसके जगह पर काफी छोटी और सकरी जगह है, कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। भजन लाल अंदर चले गए हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। मैं एक बार वापस हमारे पैनल को कंटिन्यू करना चाहूंगा, मैं उनके पास में लौटूंगा, क्योंकि पार्टी ऑफिस में खासी गहमागमी है। वापस मैं एक बार पैनल की ओर जाना चाहूंगा जी। तो आदित्य कांत जी, जो मैं आपके पास में उमेंद्र जी से पहले था कि मोदी एक चौंकाने वाला नाम ही देने की बात लगातार आ रही थी, तो इसे भी कहा जा सकता है कि पहली बार के अगर कोई कार्यकर्ता है जिसे एक्सपीरियंस है,
तो मायने नहीं रखता है कि वो पहली बार जीत करके आया है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, अब ये बार बार ये बात उभर कर आ रही है, सिर्फ राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि पिछले काफी डिसीजंस में भी ये आला कमान ने बार बार दिखाया है कि कोई भी कार्यकर्ता है अगर वो कर्मठ है, और वो इसमें एक और चीज है कि अगर वो लो प्रोफाइल है और वो किसी तरह के एम्बिशंस नहीं दिखा रहा है, तो आई थिंक वो जब तक कमिटेड वर्कर की तरह है तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उसके आगे बढ़ के कोई ना कोई इंपॉर्टेंट दायित्व उसको मिलने ही वाला है। तो ये जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कार्यकर्ताओं को, और इसका आने वाले समय में जो लोकसभा इलेक्शंस है उसमें भी एक बड़ा अच्छा बेनिफिट मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ताओं में एक, हम जो कह रहे थे कि स्फूर्ति का संचार तो करेगा ही, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि कोई भी जो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ता है तो उसके लिए काफी ऑप्शंस आगे खुली हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में ही रहेगा या फिर फुट सोल्जर्स के रूप में ही रहेगा, जैसा कि काफी पार्टीज में देखा जाता है कि एक ही पर्टिकुलर सेक्शन या उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो आई थिंक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, और जिसका आने वाले टाइम में बीजेपी को और ज्यादा स्ट्रेंथन इसके बेस पे हो पाएगी, जो हमें लगता है। जी रविंद्र। मैं आदित्य जी आपके पास में आऊंगा। इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ में प्रमोद वशिष्ठ भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, इस तरह का सुगबुगा दिल्ली में आप पॉलिटिकली रिपोर्टिंग करते हैं, किस तरह की एक वहां पे नजरें गड़ी हुई थी? दिन में एक बात ये निकल कर क्या है कि कैलाश चौधरी की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, एक एक करके नाम जोड़ा जा रहा था कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन जन टीवी ने लगातार ये बात कही। आप लोगों ने भी हमारे पैनल के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री तो विधायक ही होगा, तो आज ठप्पा लग रहा है उस पर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद ये तय हो गया था कि राजस्थान में भी परिणाम चौंकाने वाला ही होगा, और निश्चित रूप से चौंकाने वाला ही आया है। हालांकि दिया कुमारी इनका नाम तो चल रहा था कि वो सीएम बने या डिप्टी सीएम बने, लेकिन और बाकी सारे तो नाम चौंकाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मोदी जी ने जो अपना कार्ड खेला है उसमें सारे 60 से 57, 58 यहाँ तक 60 से नीचे जो मुख्यमंत्री जो बनाए हैं, यूथ एक तरह से कह सकते हैं इनको कि भाई ये जो, लेकिन मोदी जी ने तो अपना काम कर दिया। एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया, एक कार्यकर्ता को लास्ट पंक्ति से उठाकर फर्स्ट पंक्ति में बैठाया है। लेकिन अब इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अब वो चैलेंज को किस प्रकार से पूरा करेंगे, मोदी जी की आकांक्षाओं को कैसे पूरा होंगे। यहाँ भी कहा जा रहा है दिल्ली में कि भाई जो नौसिखिए कहा जा रहा है, माफ करिए, जो कह रहे हैं विशेषज्ञ, मैं वही भाषा बोल रहा हूँ कि नौसिखिए सीएम बनाए हैं तो रिमोट दिल्ली में रहेगा। तो ये भी हो सकता है कि रिमोट दिल्ली में रहे, लेकिन इनके ऊपर जो विधानसभा अध्यक्ष बैठाए हैं वो बड़े तजुर्बेकार नेता बैठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आप रमन सिंह जी को देख लीजिए, तोमर साहब को देख लीजिए, एमपी में देवनानी जी भी कम बात नहीं है, और जो बनाए हैं वो दूसरे सीएम के बिल्कुल एंटी हैं। अब यहाँ भजनलाल जी के तकरार वसुंधरा राजे जी से किसी तरह छिपी नहीं है। जो एयरपोर्ट पे विवाद हुआ, पोस्टर विवाद का जो था, सारी चीजें आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। तो अब जो चीजें चली हैं, और जो वरिष्ठ एक लाइन मतलब एक अंत कर दिया है, यानी कि जैसे बता रहे हैं कि कांग्रेस में गहलोत जी का राजनीति का समापन हुआ, ऐसे राजस्थान में महारानी जी की कहानी खत्म होती नजर आ रही है। ये बता रहे हैं कि इनको केंद्र में लिया जाएगा, गवर्नर बना दें, नागालैंड और असम जहाँ भी बनाए, और या गहलोत जी को भी वो केंद्र में महासचिव या जो भी बनाए। लेकिन अब ये दो नेता हैं बड़े, और लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि अब इनको तो त्यागपत्र दे देना चाहिए कि अपने जूनियर के सामने कैसे बैठ के मतलब वो करेंगे। तो नई पीढ़ी, जो मोदी जी ने काम किया है कि नई पीढ़ी को बढ़ाया है, नए कार्यकर्ता को बढ़ाया है, ये नहीं कि नौसिखिया है। भजनलाल जी ने 3 प्रदेश अध्यक्षों के सामने महासचिव के रूप में काम किया है, तजुर्बेकार लीडर है। इनको नौसिखिया जो लोग कह रहे हैं वो तो संगठन का इनको बहुत तजुर्बा है निश्चित रूप से, और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से, मध्य प्रदेश में थोड़ा उनको कम समझो। लेकिन जो नई शुरुआत एक सियासत की हुई, नई एक किरण खिली है, हर कार्यकर्ता ये सोचने लगा है। कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, वो मुझे लगता है कि अगर किसी कार्यकर्ता को इस पद पे सुशोभित किया जाता है, बैठाया जाता है, तो शायद ज्यादा खुशी होती है। और यही बड़ी वजह है कि कार्यकर्ता सीधे जुड़े हो नहीं जुड़े हो, लेकिन उनका यह कहना है कि
हमारे बीच में से एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी तरह से बीजेपी लगातार ये बात कहती है कि एक चाय बेचने वाला एक साधारण कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ये केवल बीजेपी में ही संभव है। इस बात पे और ठप्पा लगा सकते हैं। ये देखो, ऊपर से ही शुरुआत हुई है। अब उन खुद को चाय बेचने वाले के रूप में प्रदर्शन किया, चाहे उनने चाय बेची ना बेची, जो भी हो, तो वहां से जो लेके आए, अब चाय बेचने के प्रमाण तो मिले ही नहीं, लेकिन एक उनने वो तो लगा दिया ब्रांड, तो उनका चाय बेचने वाला हो गया ना कि भाई ये गरीब है, गरीब है, गरीब है। कितनों को पता है चाय बेची ना बेची, लेकिन ये माना गया कि एक छोटा सा कार्यकर्ता कि प्रधानमंत्री बनाए बीजेपी में। अब मोदी जी बड़े कार्यकर्ता थे नहीं, मुख्यमंत्री जो बनने से भी पहले भी वो छोटे ही थे, तो वो अपनी मेहनत से मुख्यमंत्री बने, अपनी मेहनत से इस पद तक पहुंचे। तो उनको पता है कि कार्यकर्ता को पैरों में छाले कैसे पड़ते हैं, दरी पट्टी रात को उठाते हैं, झंडे बैनर टांगते हैं बरसात में, उसमें तो इनको भी कुछ मिलना चाहिए। और अब तक जो हो रहा था कि ये परिवारवाद इसको ही बना दो, परिवारवाद का खेल, बेटा बहू, बस सारा चला आ रहा था कि, और काफी मतलब 5-5 बार 6-6 बार मुख्यमंत्री, किसी दूसरे का नंबर ही नहीं आ रहा था। तो ये पैटर्न अब टूट गया। अब कांग्रेस भी, मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से आपको बता दूं कि कांग्रेस में भी ये बदलाव आएगा और आया है। आप तेलंगाना में देखिए, रेवंत रेड्डी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि हिमाचल में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को वहां उन्होंने बनाया, तो ये मैसेज भाजपा में भी गया होगा निश्चित रूप से। कांग्रेस भी ला रही है, हालांकि कर्नाटक में उनने बुजुर्ग को बना के उनके साथ थोड़ा वो किया, सेकंड नंबर पे जो अपने डीके जी के साथ। लेकिन अब ये देखें, और अब जो पूरी तरह से जो बदला है, लोकसभा की पूरी तस्वीर बदल दी है ये 3 राज्यों में, 25 सीट वहां है, 29 वहां है। तो इससे कांग्रेस में भी आपको जो विपक्ष का नेता आएगा, चौंकाने वाला आएगा, देख लेना आप निश्चित रूप से। वो भी अब बहुत मंथन करके, और राजस्थान में अब मुख्यमंत्री ब्राह्मण बन गया है, तो यहाँ एक कयास पैदा और हो गया कि ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष है, निश्चित रूप से ब्राह्मण भी ये भी बदलेंगे। अब कौन नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, ये एक नया कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन कुल मिला के इस बात की एक खुशी है कि कार्यकर्ताओं को बड़ा महत्व मिल रहा है, और नीचे चुनाव से पहले शायद ये प्रयोग पार्टी ना करे। हाँ जी, है जी, नाम है, ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि किसी भी तरह का कोई बदलाव या चेंजेज आपको लगता है कि पार्टी इतनी जल्दी कर पाएगी? कोई नहीं, जातिगत समीकरण जो साध रहे हैं ना, एक एससी बनाया, राजपूत बनाया। अब देखो, ब्राह्मण तीनों स्टेट में दिया है, 2 डिप्टी सीएम एमपी में ब्राह्मण दिए, छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण, और यहाँ सीएम ब्राह्मण। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों पे बड़ा हमला किया है, क्योंकि राहुल गांधी आजकल, इनके जो नेता हैं वो पंडित राहुल गांधी कह के उनको भाषणों में बोलने लगे थे। तो मोदी जी का गेम देखो आप, तो लो 3 पंडित आप, तो ब्राह्मण अब काम टूटेगा, बताओ, भारतीय जनता पार्टी। तो ये निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष तो बदलाव होना ही होना है, लोकसभा से पहले हो जाए शायद बदलाव, क्योंकि उनको जातिगत समीकरण अगर साधने हैं, तो हो सकता है कि अगले 15-20 मिनटों मंत्रिमंडल के बाद ही हो जाए, लेकिन बदलाव तो होगा, प्रदेश अध्यक्ष तो बदलेगा ही निश्चित रूप से। रख लेते हैं अभी हाँ जी, प्रभात जी, क्या दम है? श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव सामने है अभी, और एक 2024 काफी महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। तो यहाँ पे अभी ये माना जा सकता है कि एक कार्यकर्ता जो पार्टी के, जैसे अभी आदित्य कांत जी ने भी कहा, प्रमोद जी ने कहा, उमेंद्र जी ने कहा, जब कार्यकर्ताओं में से ही कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से लगता है आपको कि एक बड़ा फैसले का बड़ा स्वागत होता है। देखिए, नरेंद्र मोदी भी जी, क्या बने, पहले क्या थे, संगठन के अंदर थे, उनको सीधा मुख्यमंत्री बनाया था गुजरात का। तो देखिए, पार्टी में काम करने से उनको, देखिए, अगर चार प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम करने का मौका मिला हो, और युवा मोर्चा के अध्यक्ष से अब प्रदेश के उपाध्यक्ष पद तक काम किया हो, तो निश्चित रूप से, और आरएसएस के नजदीकी रहना, और एक शिक्षक का बेटा
आज मुख्यमंत्री बना है और एक गांव से बना है। और देखिएगा इनके पिता भी सरपंच रहे। देखिए जो जो अटारी चोला गांव है तो और नंदबई के पास में, और ये खुद भी एक बार चुनाव लड़ करके 9,074 वोट लेके आए थे, जीते हारे थे। उसके बाद इनको युवा मोर्चा में लाया गया था। तो निश्चित रूप से देखिए हमारे तो मेरे तो विधायक है, आपके भी विधायक हैं योगेंद्र जी, ये तो मान के चलेगा। और मैं पहले जब प्रमोद जी से एक बार डिबेट कर रहा था तो मैं भजनलाल का कहता था भजनलाल का भी भाग्य खुल सकता है, और मैंने तो कल कहा भी था, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादा जीत के आए नहीं। लेकिन देखिए जिस प्रकार से अभी मौजूदा स्थिति में जो है, आप कह रहे हैं कि देखिएगा कि सीपी जोशी को निश्चित तौर पर, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष नया बनाया जाएगा। ये बात सही है जिस प्रकार से प्रमोद जी कह रहे हैं कि मैं भी समर्थन करता हूं इस बात का। और अभी मोदी जी के पिटारे में मंत्रिमंडल का खेल चल रहा है, मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है, तो सीपी जोशी का भाग्य खुल सकता है, वो मंत्री बनाए जा सकते हैं केंद्र में। और क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनको फ्री हैंड दिया जाएगा और कहा जाएगा भाई आप लोकसभा का चुनाव लड़के आइए। और तो यहाँ पर क्योंकि अब जिस प्रकार रह से गया, और मोदी अभी कोई अपने मंत्रिमंडल की रिसप्लिंग करेंगे, क्योंकि फरवरी आखिरी या मार्च के बिगनिंग के अंदर शायद आचार संहिता लग जाएगी। श्याम जी, फरवरी में आचार संहिता लगेगी अभी। और देखिएगा हमारे यहाँ के जिस प्रकार से एक निर्णय जो हुआ है, ओमेंद्र जी तो जानते हैं कि ललित जी के करीब रहे हैं, और उस जमाने में तो ये बहुत कार्यकर्ता थे का। नहीं मेरे करीब तो हो, जब भी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसके करीब रहे थे, नहीं तो मुझे क्या पता कि आप किसके करीब रहे और किस प्रकार से। ये तो आपका भाग्य है कि आपको विधायक का टिकट नहीं मिला, दोनों तो एक दूसरे के करीब हैं। अब देखिएगा भाग्य में किसका क्या होता है। देखिए मेरे तो क्या है कि चुनाव से पहले भी बात हुई थी बिजनलाल से, और मैं तो कहता भी था भाई तुम आए हो तो हम जैसे, और उसके बाद में जीतता नहीं था, उसके पहले भी कहा क्या रिजल्ट रहेगा। मैंने कहा भाई जीत गया तू, क्यों कि सिंधी वोट और आरएसएस के वोट। एक बार आपके साथ डिबेट में कर रहा था कि क्योंकि आरएसएस की यहाँ पर पकड़ अच्छी है, जब से घनश्याम तिवारी यहाँ से निर्वाचित हुए थे, उन्होंने जो सीमांकन कराया उसके तहत काफी अलग तरीके से ये सीमांकन करके, क्योंकि इंदिरा मायाराम जब कांग्रेस से विधायक हुआ करती थी तो इसमें जाट ज्यादा हुआ करते थे, इसको कट करके और जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र को शामिल करके। अब तो श्याम जी आपने खींच निकालना शुरू कर दिया, मतलब उसमें भी मीन मेकअप निकालने लगे। कितने चुनाव दिए, जबकि अरे आप हुआ था आप बताते हो ऐसा। अरे आप नजदीक चले जाओगे तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आपके थ्रू खिला दूंगा। मैं इससे घबराता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मेरे से तो आज का विषय बधाई देने का है, मीन मेक निकालने का नहीं है। बधाइयां दीजिए, राजस्थान को नया नेतृत्व मिला। दोनों काम होने चाहिए। अरे सुनिए ओमेंद्र भारद्वाज जी, क्योंकि ओमेंद्र दादी जी, क्योंकि आज आपका हृदय परिवर्तन था जो सामने आ गया, क्योंकि आप जिसके समर्थन करते हो वही समर्थन करोगे। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि शिक्षक का बेटा और आज सरपंच का चुनाव लड़ने के बाद सरपंच रहा हुआ व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचता है तो उसको व्यवहारिक ज्ञान होता है, वो जानता है कि कार्यकर्ता का दिल में किस तरह का दर्द होता है। अरे सुन लो जरा, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा सुन लो, जरा सुनो मैंने आपकी बात सुनी ना। आप हमेशा दिक्कत में देखिए, आप देखिएगा वो ऑपरेशन जिसमें दुष्यंत ने 5 लोगों को कैद करके रखा था, ललित मीणा को लाने वाला, रात को 2 बजे जाने वाला प्रदेश का उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री तो आज बना है, लेकिन वो गया किसके साथ था, सीपी जोशी के साथ। तो ऐसी स्थिति में ये तो दिखा दिया कि मैं पार्टी के प्रति समर्पित हूं, और कुछ भी होगा वसुंधरा जी से लड़ाई लेनी पड़ेगी तो ले ली। और वसुंधरा जी भी जानती है कि मेरा ही चेला बना है, कोई दूसरा तो बना नहीं है। वसुंधरा जी ने के जमाने में क्या था और किस तरह से जिला अध्यक्ष बनाया था ये तो आप जानते हो। रखा प्रस्ताव भी उन्होंने रखा। वसुंधरा जी को पद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इसलिए उनको कोई नया पद देने की जरूरत है नहीं। और विधायक की निर्वाचित, मैं कल भी कह रहा था, विधायक बन के आई है वो, मुख्यमंत्री बन के नहीं है। मुख्यमंत्री तो नए व्यक्ति को बनाया जाएगा, जब तो सिलसिला आगे बढ़ेगा। आप पुराने व्यक्ति को बनाते रहो तो नया व्यक्ति कहां से आएगा। दिव्या कुमारी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाई गई है, तो निश्चित और पढ़े। देखिए इनका बेटा डॉक्टरी में, और फिर आपको बताऊं उनके बेटे की सिफारिश जेपी नड्डा ने की थी डॉक्टरी में भर्ती कराने में। आपको पता हो तो नहीं पता होगा दादी जी, मेरे को पता है क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। आपसे कितनी बात हुई कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से है जानकारी। अरे परिवर्तित होकर अन्य बातें, व्यक्तिगत बातें न करके आज जो अरे सुन तो लो, आप ऐसा घबरा क्यों रहे हो। कराया, ये कराया, मतलब आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। हाँ कराया ना, अच्छी बात है। एक कार्यकर्ता का बेटा अगर दिल्ली में जाकर के एडमिशन की जरूरत होती है, जेपी नड्डा सहयोग करते हैं, तो ये अच्छी बात है।
ये कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने वाली बात है। आप ललित जी ने आपका क्या काम कराया, ललित जी ने कितने कार्यकर्ताओं को क्या क्या दिया, ये तो मैं भी जानता हूं। तो कार्यकर्ताओं को देने से ही पार्टी सुदृढ़ होती है। आप बार बार उस चीज को अदनाई नहीं दीजिए। एक अच्छा काम करने से अच्छा व्यक्ति योग्य बन गया ना। आज अगर भजनलाल बना है तो संगठन के कारण बना है, आरएसएस के कारण बना है। क्या उनको क्या वो थोड़ी ना है कि बहुत बड़े परिवार में अगर हुआ हो। और देखिए नंदबई के कौन से गांव है, नाम भी तो बताइए, अटारी चोला, आपने नाम सुना? तो अटारी चोला का सरपंच इनके पिताजी रहे, खुद भी सरपंच रहे। सरपंच से मुख्यमंत्री पद तक लेना एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। व्यक्ति जो उमेंद्र जी, श्याम जी ने पूरी कुंडली खंगाल रखी है। उमेंद्र जी बन गए। हमारे यहाँ देखिए 5,62,000 करोड़ का कर्जा है, और हम पहला डिसीजन क्या करेंगे? पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे। तो हमारे पास आय आएगी कहां से? एक बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी होगी। और एसआईटी का गठन भी करना है, क्योंकि जो आप जल जीवन मिशन वगैरह का जो आपने संकल्प पत्र में बातें कही है, उसकी अनुपालना पहली कैबिनेट की बैठक में होगा। और अमित शाह ने साफ कहा है कि हम तो केवल जांच करके कोर्ट को दे देंगे, कोर्ट देगा जो दोष करेगा, जो जेल देगा भेजेगा, जो भी कुछ करेगा, हम उसमें कुछ करने वाले नहीं है। हम ईमानदारी से जांच भी करेंगे और पब्लिक के सामने लाएंगे कि किस तरह से दुरुपयोग किया गया सरकारी पैसों का। तो दिखेगा। हाँ, उसकी जांच करानी है। महेश जोशी की चैलेंज का काम है। जातिगत आधार पर आपको फैसला करना है निश्चित रूप से। और अच्छा मुख्यमंत्री वही होता है जो गलत काम करने वाले को उजागर करके, दोषी आरोपण करके उसको पहुंचाए आगे तक। और लोकसभा का चुनाव है, और मौजूदा स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा का चुनाव चित्तौड़ से लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको चुनाव लड़ने के लिए फ्री करना पड़ेगा। दिया कुमारी निकल करके जा रही है। अभी मैं बीजेपी ऑफिस से थोड़ी तस्वीर दिखाऊंगा आपको कि दिया कुमारी निकल करके जा रही हैं अभी। जी देखिए, यहां से डिप्टी सीएम के लिए चयन हुआ है दिया कुमारी का। तो चलिए, अभी दिया कुमारी जी निकल करके जा रही है। और हाँ, अरे सर एक मिनट एक बार लाइव में ही सर जी, मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी नहीं, अभी बाद में, अभी बाद में बिल्कुल मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सरकार काम करेगी राजस्थान में। क्योंकि कांग्रेस ने तो बिल्कुल खोखला कर दिया राजस्थान को। हम लोग सब हर दिशा में, हर क्षेत्र में काम करेंगे। चलिए, डिप्टी सीएम के लिए चयन दिया कुमारी वो साफ कर रही हैं कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसके लिए मिलकर के काम करेंगे, और पार्टी आलाकमान के जो निर्देश हैं वो मानेंगे। और दिया कुमारी निकल करके अभी पार्टी ऑफिस से गई है। वापस हम पैनल की ओर जाएंगे। श्याम जी, मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा। जी श्याम जी। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ संगठन का व्यक्ति को अगर बनाया जाता है तो संगठन भी मजबूत होता है, और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ता है, और कार्यकर्ताओं को विश्वास होता है कि हमको संगठन में काम करने से पद मिलता है। अब आने वाले समय में बहुत सारे पद ऐसे हैं जो कार्यकर्ताओं को मिलने वाले हैं। उसमें उमेंद्र दादी जी का भी अगर भाग्य खुल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं मानना, क्योंकि उनके टीम के सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि ये उस जमाने के व्यक्ति है जहां पर बहुत सारे काम किए गए थे। तो मैं मान के चलता हूँ आप और हम, देखिए मेरा भाग्य इसलिए ठीक ठाक है, मेरे विधायक हैं और मेरे मित्र कुछ बना करके जाएंगे। जी चलो, मैं एक बार रुक करना चाहूंगा वापस प्रमोद जी का। प्रमोद जी, देखिए, जैसे दिया कुमारी ने कहा है कि पार्टी आलाकमान का निर्देश था और जो आदेश है वो सभी को मान करके चलते हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन लगता है भजनलाल अभी गाड़ी में। वसुंधरा राजे निकल करके जा रही है यहाँ से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अभी देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, पार्टी कार्यालय पहुंची थी वसुंधरा राजे और अभी निकल करके जा रही है वसुंधरा राजे, जिन्होंने आज भजनलाल के नाम का प्रस्ताव रखा। चेहरे पे उनके काफी खुशी झलक रही है। और अभी देख सकते हैं वसुंधरा राजे, और काफी जो मिलने का सिलसिला उनसे कार्यकर्ताओं का है, को सेल्फी ले रहे हैं। देखिए, वसुंधरा राजे का ग्लैमर है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। और आप देख सकते हैं अभी भी लोगों से मिलते हुए निकल रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। जी श्याम जी, आप, क्योंकि हम बीजेपी ऑफिस से हम आज आपको ग्राउंड
से हम जोड़ पा रहे हैं आप लोगों को पैनल के माध्यम से। मैं अभी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूं, जहां से जो एक्टिविटी है वो भी दर्शकों तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस एक बार प्रमोद जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रमोद जी, श्याम जी कह रहे हैं कि अभी आगे की कवायद चलेगी, आपको लगता है कि लोकसभा तक अभी पार्टी संगठन इंतजार करेगा या अभी से इसे एक स्पीड से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे संगठन की नियुक्तियां हो चाहे दूसरी चीजें हो? जी चलिए, प्रमोद वशिष्ठ हमारे साथ में तकनीक खामी के कारण डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मैं उमेंद्र दादीज के पास में जाना चाहूंगा, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेंद्र जी, अभी लगता है कि लोकसभा चुनाव तक का इंतजार करना होगा अभी, या फिर अभी से ही स्पीडली काम करेंगे कि कार्यकर्ताओं को एक जो पद देने के बाद तो हो, चाहे मंत्रिमंडल में भी अगर शपथ दिलाएंगे तो एक छोटा मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है, ताकि ये मैसेज दिया जा सकता है कि पार्टी में भी बहुत कुछ है आपके पास में काम करने के लिए। मैं ये कहूंगा कि काम करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत से स्थान होते हैं, यानी कभी संगठन में भी स्थान होता है, कभी सत्ता में भी स्थान होता है, यानी कर्मशील व्यक्ति की तलाश की। भारतीय जनता पार्टी में जो नई पीढ़ी तैयार हुई है, जिस प्रकार से भजन लाल जी आए संगठन में से सरकार में आए, तो ऐसे संगठन में नए लोगों को एक मौका मिलना चाहिए और मिलेगा। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो लंबे समय से प्रक्रिया शुरू होगी सेकंड लाइन डेवलप करने की, इसका संगठन को एक लाभ मिल रहा है। और मैं मानता हूं कि शायद कि लोकसभा चुनाव तक की पार्टी कोई वेट नहीं करेगी, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आएगा। और यानी कुल मिला के आज ये स्पष्ट हो गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, व्यक्ति कर्म किए जाए तो उसका फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि ये जो आज का उदाहरण है भजन लाल जी को बनाना, ये कर्मशीलता का एक उदाहरण है और जो उनको मिला है। साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जमीन से उठे हुए कार्यकर्ताओं को महत्व दिया। उदाहरण के रूप में रघुवीर सिंह कौशल जी ने भी सरपंचाई से शुरू की थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सरपंच से बड़े पद तक पहुंचे। यानी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बिल्कुल, क्योंकि मुझे पूरे मीडिया की बातें थी कि मुख्यमंत्री बनेगा, अमुक बनेगा, अमुक बनेगा, तो यानी विधायक को मालूम नहीं। जी जी, मैं एक बार रोकना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा उमेंद्र जी। हम भजन लाल जी के घर पे सीधे जाएंगे, जब परिवार के साथ में अनिल सैन इस वक्त जुड़े हुए हैं और वहां का नजारा दिखाना चाहेंगे, उस परिवार की खुशी किस तरह से सिर चढ़ करके बोलती है। जी अनिल, किस तरह की स्थिति है, क्या वहां पे है, कौन कौन लोग मौजूद है उनके निवास पर, क्या कहना है घर वालों का? अनिल, देखिए, बिल्कुल भजनलाल के मुख्यमंत्री की घोषणा होते ही यहाँ पर आवास जो इनका यहाँ पर है मालवीय नगर के अंदर, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखा जा सकता है। आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है, जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और ये कार्यकर्ताओं का हुजूम है, अपने आप में जोश देखा जा सकता है कि नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। विष्णु लाटा के साथ में कार्यकर्ता और तमाम ये कार्यकर्ताओं का जोश कह सकता है कि किस तरह से भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये उत्साह पर देखा जा सकता है। नारेबाजी शाम से यहाँ पर शुरू है और आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही थी, लगातार आतिशबाजी यहाँ पर की गई है। हम बात करेंगे विष्णु लटा जी से। विष्णु जी, चुनाव के बीच आपने समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद में नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री भजन लाल जी बने। केंद्रीय नेतृत्व को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनके आशीर्वाद से एक छोटे से कार्यकर्ता को राजस्थान का प्रभार दिया गया है। हम सब कार्यकर्ता सांगानेर में इतने उल्लासित है कि उसका कोई सीमा नहीं है, अपार खुशी का लहर है। और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, अमित शाह जी को और जेपी नड्डा साहब को, कि जिन्होंने ऐसा चयन किया जो चौंकाने वाली बात थी, वास्तव में चौंकाने वाली बात थी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सबको चौंकाया, इसलिए उनका हम बहुत बहुत आभार और सब कार्यकर्ताओं की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सांगानेर में जो ये पहला मौका है, 1947 के बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, पहले बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बना, इससे अपार खुशी हमें कुछ नहीं हो सकती। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के नाम से चौंका है, लेकिन भजनलाल जी राजस्थान में विकास के चौमुखी विकास से चौंका पाएंगे। देखो जब विकास का मुद्दा है, अनिल परिवार के कुछ लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे, भजनलाल के घर से परिवार के लोगों से बात हो पा रही है, उनका क्या कहना है? नाम क्या हो रहा है? हमारी जो घोषणा है, सबका साथ सबका विकास,
इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ पूरे राजस्थान की 199 सीटों पे विकास होगा और इस तरह से गति पकड़ेगा जो आज तक नहीं हुआ उस तरह से। कार्यकर्ताओं से बात कर लेते, शॉर्ट में पूछूंगा, क्या किस तरह से लगा जयराम जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद? देखिए, हम आम कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है। ब्रज का लाल गोविंद की नगरी में सांगा बाबा की धरती पे सेवा करने आया और सांगा बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि पूरे राजस्थान की सेवा करेगा। साहब भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना के केंद्रीय नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि कोई भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो, अगर पार्टी के लिए निष्पक्ष भावना से कार्य करेगा तो उसे 100% पार्टी में जगह मिलेगी। बहुत ये तस्वीरें हैं, लगातार नारेबाजी यहाँ पे करिए। सुरेश मिश्रा जी यहाँ पे देखिए, जो एक राजस्थान के अंदर एक बहुत खुशी की लहर है, हर व्यक्ति खुश है। एक कार्यकर्ता को सम्मान मिला है और कार्यकर्ता को एक पहचान मिली है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, ये उत्साह कार्यकर्ताओं का अलग ही नजर आ रहा है। हालांकि इनके जो परिवार के लोग हैं या बिल्डिंग में रहते हैं, अभी ऊपर सिक्योरिटी मिल चुकी है मुख्यमंत्री के परिवार के होने के नाते। ऐसे में वो अभी ऊपर ना तो मीडिया वालों का अलावा यहाँ पर किया गया है और नीचे अभी तक परिवारजन नहीं आए, लेकिन नीचे जो कार्यकर्ता है उनका हुजूम यहाँ पर देखा जा सकता है। और शाम से ही जो कार्यकर्ता थे, जब से ऐलान हुआ उसके बाद में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे और अब यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो अपने आप में जश्न और नारेबाजी की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं अनिल, जो खुशी है किस तरह से भजनलाल के घर पे इस वक्त देखी जा रही है, दर्शकों को हम दिखा पा रहे हैं भाजपा कार्यालय। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि भजनलाल के घर पे परिवार के लोगों से बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चयन हुआ है उनका सर्वसम्मति से। वो एक अपना एक प्रोटोकॉल होता है, घर पे काफी सिक्योरिटी लगा दी गई है, मीडिया को वहां पे नहीं जाने दिया जा रहा है जिस सोसाइटी में वो रहते हैं। लेकिन वहां कार्यकर्ता जो जुटे हुए हैं, उनके समर्थक जो जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, उनमें खुशी की काफी लहर है और खुशी है वहां पे। इसी तरह से वहां जो स्थिति बनी हुई है, मैं वापस उमेंद्र जी आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा। मैं जो आपसे सवाल था कुछ देर पहले, क्योंकि वसुंधरा राजे निकल करके जा रही थी, दिया कुमारी से बात हुई है अभी हमारी, मैं वापस आपके पास में आना चाहूंगा उमेंद्र जी। कार्यकर्ता तो किसी भी व्यक्ति की सफलता ऐसा कार्यकर्ताओं पर निर्भर होती है। ये नहीं कहा जाता नहीं है पहली बार बने, यानी जो सशक्त टीम होती है ना, वो व्यक्ति को सफल बनाती है। तो इनके पास में भारतीय जनता पार्टी की सशक्त टीम इनके साथ में लगेगी, टीम इनको सफल बनाएगी। अनुभव तो कोई भी व्यक्ति लेके नहीं आता है, कोई भी व्यक्ति पहली दफा ही मुख्यमंत्री बनता है तो बाद में उसका अनुभव होता है। अशोक गहलोत जी भी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने समस्या है। तो जो आदमी प्रशिक्षण निरंतर जीवन का प्रशिक्षण उसे सीखेंगे और बढ़ेगा, तो मुझे उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से, प्रशिक्षित लोगों के अनुभव से और ये राष्ट्रीय संगठन से जो डले हुए लोग हैं उनका भी इनको मार्गदर्शन मिलेगा और ये सफल होंगे। अब सबसे बड़ी गौरव की बात ये है कि ये एक साथ 2 जिलों के हो गए। सांगानेर के तो विधायक हैं, साथ में भरतपुर के गिरिराज की कृपा से मूल निवासी है, तो 2 जिलों में लोगों को खुशी होना स्वाभाविक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि खाली 2 जिलों के मुख्यमंत्री हैं। तो राजस्थान में उनका जो प्रभाव है संगठन की वजह से, संगठन में उन्होंने काम किया है, तो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को जानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री बनता है तो खुशी होना स्वाभाविक है। और ये खुशी हम देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, किस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साहित है, आनंदित है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह आएगी योगन जी कि कुछ चुनौतियां, जैसे अभी श्याम जी कह रहे थे, मैं बात इनकी बात से सहमत हूं। प्रशासन को चलाने के लिए कुछ कड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, उनको लेने भी होंगे। कुछ लोगों को खुश भी करना होगा, कुछ को समायोजित भी करना होगा, कुछ को आगे के लोकसभा चुनाव तक के लिए वेटिंग में भी रखना होगा। यानी अब मैं कह सकता हूँ उमेंद्र जी यही सवाल मेरा प्रमोद जी से है। प्रमोद जी, भजनलाल जी के घर पे भी हम लोगों ने अभी दृश्य देखे और वहां पे बड़ी खुशी की बात है। अभी लगता है भी, जैसे श्याम जी कह रहे थे कि कुछ कार्यकर्ताओं को अभी से पोस्टें दी जा सकती हैं, संगठन में जो बदलाव किया जा सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। अभी आपको लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट के स्तर पे किसी तरह का अभी इसका विस्तार हो सकता है, या फिर यहाँ पे मंत्रिमंडल की अगर देखें, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, एक छोटा मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है लोकसभा चुनाव से पहले? राजस्थान में छोटा मंत्रिमंडल तो बनेगा, शायद 10-15 मंत्री बनेंगे, बाकी फिर लटका दी जाएगी कि लॉलीपॉप की देखते रहो, इसको काम करते रहो कि मैं ही बन सकता हूँ विधायकों के लिए। और अब केंद्र में मुझे नहीं लगता कि मंत्रिमंडल का कोई विस्तार हो, क्योंकि देखो पिछली बार 10 मार्च को आचार संहिता लगी थी
और इस बार 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो शायद हो सकता है कि फरवरी में आचार संहिता जल्दी लगा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आ जाए, तो राजस्थान में निश्चित रूप मिलेगा। और जो संगठन में नियुक्तियों की बात है, ये तो आप भूल जाओ लोकसभा चुनाव से पहले। ये तो किसी भी सूरत में मुझे नहीं लगता कि संगठन नियुक्ति लेकर कोई भीड़ मौके छत्ते में, राजस्थानी कहावत है, और मधुमक्खी को भीड़ मौक बोलते हैं ना, मधुमक्खी छत्ते में कोई पत्थर फेंकेगा। संगठन में नियुक्ति तो ये संगठन का मतलब ये जो राजनीतिक नियुक्तियां तो संभव मुझे लगती नहीं। हाँ, ये जो बनाए हैं गहलोत जी ने 18, 20, 50 चेयरमैन बना दिए हर जाति के, ये सारे अपनी गाड़ियां घर रख ली जाएंगी, ये सारे के सारे हट जाएंगे। अब जिलों की बात होगी। अब ये चक्कर ये है कि अब ये किस तरह से हम नई चीज पर जो 7 गारंटी की चीजें हैं और मुद्दे जो गहलोत जी ने रखे हैं, अब ये उसके लिए किस तरह से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आती है। क्या ओपीएस कर्मचारियों का बड़ा मुद्दा, उस पर अमित शाह जी ने कमेटी की बात कही, उस पर किस प्रकार आती है। और मोबाइल महिलाओं को बांटे, जो आधे मोबाइल भी नहीं बटे अभी रह गए, क्या वो मोबाइल बटेंगे। और जो गहलोत जी ने और जो 50 लाख की जो गारंटी दे रखी है स्वास्थ्य के हेल्थ में, हॉस्पिटल्स में, क्या वो मिलती रहेगी। अब ये बीजेपी के सामने चुनौती है, क्योंकि खजाना खाली है। खजाना में कोई ज्यादा दम नहीं बताया जा रहा। बाकी 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज राजस्थान में बताया जा रहा है। जैसी मेरी बात हुई थी अपने शर्मा जी को पता होगा, माननीय 5,62,हजार करोड़ कर्जा है, 1 लाख बड़ा नहीं। कर्जा है, तो खजाना खाली है। और भजन लाल जी देखो, उनको पहले इन्हें सामाजिक न्याय मंच से चुनाव लड़ा था, और ये बाहर से उससे जमानत जब्त हुई थी इनकी वैसे। अब वो किस तरह से इसको करेंगे। संगठन का एक अलग अनुभव होता है, सत्ता का एक अनुभव होता है, आगे चकाचौंध हो जाती है। जो आईएएस सामने बैठे हैं, मैं भी सरकार में रहा हूँ, एडवाइजर रहा हूँ भूपेंद्र हुड्डा जी का मीडिया वर्क में, तो मुझे पता है कि जब आईएएस आते हैं, ये गाड़ियों का चकाचौंध, तो आधा तो मुख्यमंत्री की बुद्धि वैसे। चलिए प्रमोद जी, मैं तमाम अतिथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आदित्य कांत जी, आपका, श्याम जी का, उमेंद्र दादी जी का, और हमारे सहयोगी जो हमारे साथ में जुड़े उन तमाम अतिथियों का, हमारे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में हमारे जुड़ने के लिए। और आज दिन भर जो कवायद जो चली है वो हम आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन चलते चलते मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री या निवृत्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजन लाल को ट्वीट करके बधाई दी है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।